एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम लोग ठीक है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का हम जो आकलन करते हैं, ठीक है, मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का जो हम लोग जो स्टडी करते हैं उसका मेनली किस चीज़ से रिलेशन होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन से। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव मेजर्ड इन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। ओके, सो इसके कुछ मेथड्स हैं, देखिए नीचे लिखी हुई है मैंने। ये सारी ही मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, टोटल कई सारी हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसको कैसे याद रखना है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ ग्रेन इक्वलेंट। ग्रेन वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ग्रेन मतलब होता है दाना, वो ग्रेन व्हीट का भी हो सकता है, राइस का भी हो सकता है। तो एक तरीके से याद रखना, जो ग्रेन से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बक, क्लार्क और हैसवेल ने दी थी। ठीक है, फिर आता है इनपुट आउटपुट रेशो, ये खुसरो ने दिया। अब खुसरो क्या है, एक शायर भी हुए हैं, तो शायर क्या करते हैं, आते और जाते हैं, इनपुट और आउटपुट, ऐसे याद रखिए इसको। ठीक है, थर्ड पर आता है रैंक कोफिशिएंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था, कैंडाल ने, स्टैम्प ने और शफी ने। ठीक है, तो रैंक कैसे मिली, स्टैम्प लगाकर। समझ में आया आपको? ठीक है, और कैंडाल और शफी थोड़ा सा वैसे याद रखना अगर जो हो पाए तो। ठीक है, अब कैंडाल के बारे में यहाँ मैंने एरो लगा के देखिए क्या लिखा हुआ है, 43 काउंटीज। ये कंट्री नहीं है, ये काउंटीज है। जैसे इंडिया में राज्य होते हैं तो इंग्लैंड में भी राज्य होते हैं, तो उनको छोटे छोटे जो राज्य से छोटी यूनिट होती है, ठीक है, उसको काउंटी कहते हैं वहाँ पर। तो 43 काउंटीज को इंग्लैंड में स्टडी किया था किसने, कैंडाल ने। कौन सी मेथड यूज की थी, रैंक कोफिशिएंट मेथड। और फिर स्टैम्प ने, एलडी स्टैम्प का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने किया। शफी इंडिया के लिए जाने जाते हैं। अगले पे आइए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखना कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का काम है वो स्टैम्प ने किया था। ठीक है, ये ब्रिटिश जोग्राफर हैं, ये भी ब्रिटिश जोग्राफर हैं। ठीक है, स्टैम्प यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। रैंक ऑर्डर ऑफ द आउटपुट पर यूनिट एरिया विद द परसेंट शेयर अंडर द ईच क्रॉप। देखिए ये बहुत बड़ा है, याद नहीं हो पाएगा आपको, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये जो पर यूनिट एरिया वाली बात है ना, ये पर यूनिट एरिया से आप याद रखना। और किसने दिया था, गांगुली और देश पांडे ने। गांगुली का आप क्रिकेटर से याद रख सकते हैं, देश पांडे ठीक है, ऐसे करके आप कुछ लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है डिटरमाइनिंग इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऊपर से लेकर कहीं तक भी इंडेक्स का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो जहां पर भी इंडेक्स के हिसाब से प्रोडक्टिविटी देखेंगे वो एनएनडी और शफी ने दी थी। ठीक है, एनएनडी और शफी, ये नाम आपको पक्का याद रखने हैं, और प्लस ये जो मैंने आपको लिखे हैं ये। अब इसके बाद किसका नाम आता है, इसके बाद आता है आपका वेट कॉम्प्लेक्स ऑफ एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। ये मेथड किसका है, जसबीर सिंह का है, और इनका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये भी पूछ सकते हैं कि जसबीर सिंह ने वेट कॉम्प्लेक्स मेथड का कौन सा फॉर्मूला है। ये चार ऑप्शन में फॉर्मूला दे देंगे, एन ऊपर कर देंगे, एल क्यू नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भी हो सकता है कि वेट कॉम्प्लेक्स मेथड किसने दी, जसबीर ने दी। वेट कॉम्प्लेक्स मेथड किसके लिए होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए होती है। ठीक है, फिर आता है इनकम इन रुपीज पर हेक्टेयर ऑफ क्रॉप एरिया। ये किसका है, ये भी जसबीर सिंह का है। यानी देखो पैसे में भार होता है, पढ़ते आए हो ना आप कि पैसे में वजन है, तो इनकम हो गया पैसा, वेट हो गया भार, दोनों किसके पास था, जसबीर सिंह के पास था, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस भाटिया ने उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता के निर्धारण में एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड का यूज किया। यानी उत्तर प्रदेश की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसका निर्धारण पहले किसने किया था, एस भाटिया ने। कौन सी मेथड यूज की थी, एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और उसका ये फॉर्मूला जो है ये याद होता तो ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट पूरा याद रखिएगा जो ऊपर मैंने बोला है अभी। फिर आते हैं बी एस सिन्हा, इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज किया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि बी एस सिन्हा ने क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज किया था। फिर आते हैं आपके एल डी स्टैम्प, लैंड कैरिंग कैपेसिटी मेथड यूज किया था। भारत में इस विधि का उपयोग जसबीर सिंह ने किया था। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखें ना कि एलडी स्टैंप ने, लैंड कैरिंग कैपेसिटी मेथड किसकी है, एलडी स्टैंप की है। और सेम यही मेथड इंडिया में किसने यूज की थी, जसबीर सिंह ने की थी। ठीक है, अब आता है एनएनडी। एनएनडी का ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में है, इवन आपको देखने को भी मिल जाएगा कि जो पुराने कभी हुए हैं एग्जाम्स उसमें भी, पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कभी पास्ट ईयर्स में यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स हुए हैं ना, या वैसे भी कोई अदर एग्जाम्स हुए हैं, उसमें भी स्पेशली देखा जाए तो जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स हैं उसमें पूछा गया है कि एनएनडी का क्या फॉर्मूला था। तो एनएनडी का फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन वाई एन डॉट टी अपॉन टी एन। ठीक है, और इसके फॉर्मूले में करेक्शन किसने किया था, शफी ने किया था। शफी ने क्या किया, वाई अपॉन वाई एन डॉट जी एन अपॉन टी, बस उन्होंने इतना अंतर किया था। ठीक है, सिग्मा का साइन लगा करके। तो ये प्लीज आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद करेंगे, एनएनडी का पूरा पॉइंट जो है। ठीक है, एनएनडी का बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर आते हैं माजिद हुसैन। माजिद हुसैन ने सतलुज गंगा के मैदान के कृषि उत्पादकता प्रदेश का निर्धारण किया था। ठीक है, याद होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखना। माजिद हुसैन ने क्या फॉर्मूला दिया था? प्रोडक्टिव इक्वल्स टू प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ ऑल क्रॉप्स इन अ यूनिट अपॉन टोटल। अगर जो माजिद हुसैन का याद नहीं भी होता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इनका जरूर याद रखना जो ऊपर मैंने सारे बताए हैं आपको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर रीजन्स एंड रीजनलाइजेशन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड रीजनलाइजेशन, कृषि प्रदेश एवं प्रदेशीकरण। देखिए, इसमें जो कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं फेमस साइंटिस्ट की, वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले कौन आते हैं आपके? गिलबर्ट। ठीक है, गिलबर्ट क्या लिखते हैं? प्रदेश की व्याख्या करना उतना ही कठिन है जितना कि व्यक्ति विशेष के चरित्र को। बहुत सिंपल है, आप याद रख सकते हैं कि गिलबर्ट ने क्या कहा था। गिलबर्ट ये कहते हैं कैरेक्टर की किसी भी रीजन को हम लोग डिफाइन करने के लिए इतना टफ है कि हम लोग किसी पर्सन के कैरेक्टर की बात करें। ठीक है, शॉर्ट में याद रखिए, गिलबर्ट ने कैरेक्टर की बात की थी रीजन्स को लेकर बस। ग्रीक क्या कहते हैं? कृषि प्रदेश कृषि विशेषता तथा उत्पादन विधि संबंधी विशेषताओं के क्षेत्रीय विश्लेषण है। छोड़िए, थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले पर आइए। ओडम एंड मूरे। ओडम एंड मूरे क्या कहते हैं? कृषि प्रदेश को स्पॉन्टेनियस अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया डिफिनेट माना। देखिए, ये बहुत अच्छा टर्म है, स्पॉन्टेनियस अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया डेफिनेट। ठीक है, ये वर्ड किसने यूज किए थे चारों? किसके लिए? एग्रीकल्चर रीजन्स के लिए, ओडम एंड मूरे ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हर्टशॉन का बहुत फेमस नाम आता है, आप सुनते हैं हर्टशॉन के बारे में हर जगह। इन्होंने प्रदेशीकरण रीजनलाइजेशन को क्या है कि सामान्य प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरों के समय समय पर परिवर्तन होता है और इसके गुण होमोजीनियस तथा हेटेरोजीनियस में बदल सकते हैं। इसको कैसे याद करेंगे हर्टशॉ के डेफिनेशन को? कि रीजनलाइजेशन में क्या कहा है कि इसमें टाइम टू टाइम चेंज होता है, जिसके जो गुण होते हैं ना, होमोजीनियस, समांगी से विषांगी हो जाते हैं। होमोजीनियस को कहते हैं समांगी, हेटेरोजीनियस कहते हैं विषांगी। तो हर्टशॉ की एक लाइन में कैसे याद रखेंगे आप? हर्टशॉ कहते हैं रीजनलाइजेशन क्या है? टाइम टू टाइम चेंज होना, होमोजीनियस से हेटेरोजीनियस में, काम खत्म। टाइम टू टाइम चेंज होना होमोजीनियस से हेटेरोजीनियस में, बस। बुकनान बहुत फेमस है, बुकनान का भी नाम आता है कई बार। ठीक है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर बुकनान का याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पूछने वाला पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपको याद हो बुकनान तो आप कर लीजिएगा, नहीं याद होता तो लेकिन गिलबर्ट, ओडम एंड मूरे एंड हर्टशॉ का जरूर याद रखना है। फिर कुछ अप्रोचेज आते हैं एग्रीकल्चर रीजन में ना, अप्रोचेज जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच, लेटेस्ट अप्रोच क्या चल रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच किसका यूज था सबसे पहले? ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच का, बस। फार्मिंग बेस्ड अप्रोच किसका है? यूएसए और वेस्टर्न यूरोप का है। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज, कनाडा, ये सब भी आती हैं। यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये है आपका फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। ये किन किन कंट्रीज में है देखो, पूछ लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच सबसे पहले किसने यूज किया? ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। फार्मिंग सिस्टम अप्रोच कहाँ पर चलता है? ये यूएसए में चलता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। फिर आता है मल्टी फैक्टर एनालिसिस अप्रोच। ये मल्टी फैक्टर एनालिसिस अप्रोच कहाँ चलता है? ठीक है, ये सबसे पहले किसने यूज किया था? कोस्त्रोविकी ने किया था। कोस्त्रोविकी ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, कोस्त्रोविकी साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने कहाँ यूज किया था? पोलैंड के थे ये। ठीक है, और इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल काउंसिल जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल काउंसिल मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, वहां पर इन्होंने इस वाले अप्रोच का यूज किया था। ठीक है, कोस्त्रोविकी ने, पोलैंड में। ठीक है, और ये तो दरअसल क्या है, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल काउंसिल जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा को बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यूज कहाँ की थी इन्होंने? ये कोस्त्रोविकी ने, पोलैंड में। ठीक है, कोस्त्रोविकी ने कृषि प्रदेश के निर्धारण में सोशल और कल्चर फैक्टर को विशेष माना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्रॉप कॉम्बिनेशन अप्रोच, टेक्निकल नॉन हाउ अप्रोच, ये इतना आगे लिखा हुआ नहीं है शायद मैंने, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा जो वजह से मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप ये पहले 3 अप्रोच थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा प्लीज कि मल्टी फैक्टर एनालिसिस अप्रोच एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन में किसने दिया था? कोस्त्रोविकी ने दिया था, पोलैंड के थे। और कहाँ इस चीज का डिस्कशन था? इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल काउंसिल मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, अब आता है देखिए, डी विटलसी ने कृषि प्रदेशों का परिसीमन किया था। डी विटलसी को आप जानते हैं? ठीक है, जिन्होंने 13 कृषि प्रदेश बताए थे, जानते है ना, डी विटलसी ने। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, एक तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी विटलसी ने कौन सी ईयर में करा था ये उन्होंने करा था 1936 में। ठीक है, कृषि प्रदेशों का परिसीमन, परिसीमन मीन्स उनका डीलिमिटेशन किया था। डीलिमिटेशन मतलब कोई वर्ड होता है उनका रीजन बांटना, कि हाँ ये इस रीजन के लिए है, ये वाली एग्रीकल्चर इस रीजन के लिए है,
ठीक है, 1936 में किया था इन्होंने। और इनकी बुक बहुत फेमस है, मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। किसकी? डी विटलसी की बुक है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो क्या पैरामीटर हैं जिसके हिसाब से उन्होंने 13 एग्रीकल्चर रीजन्स बताए डी विटलसी ने, है ना? उन पैरामीटर्स का जो हम डिस्कशन करने लगे तो क्या होंगे वो? सबसे पहला होगा आपका फसल एवं पशु संयोजन, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। सेकेंड है भूमि उपयोग क्षमता और उत्पादन विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड एंड लैंड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। थर्ड आता है एग्रीकल्चर कृषि उत्पादों का उपभोग, मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कैसे कंज्यूम हो रही है, ठीक है। फोर्थ है कृषि कार्य में सहयोगी उपकरण, यंत्र और आवश्यक दशाएं, कृषि में श्रम पूंजी संगठन। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में समझा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट याद रखना कि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक साथ साथ है, मीन्स पशु और खेती। दूसरा, भूमि क्या उत्पादन क्षमता है और क्या वो विधि यूज कर रहे हैं, बस। तीसरा में कैसे उपभोग कर रहे हैं उत्पाद का। चौथे में आ गया कि यंत्र उपकरण, यंत्र कृषि के लिए, बस इतना याद रखना है। पांचवें में याद रखना कि लेबर कैपिटल, इन सब की क्वांटिटी कितनी है, लेबर और कैपिटल की कितनी क्वांटिटी है, बस। ये शॉर्ट पॉइंट इस तरह से बनाओ तो आपको पता चल जाएगा कि डी विटलसी ने जो 13 कृषि प्रदेश बताए थे उनको किस बिहाफ पर डिलिमिट किया था, मतलब किस हिसाब से उनका परिसीमन किया था। तो इन 5 पॉइंट के हिसाब से किया था। शॉर्ट में मैं भी बता चुका हूं आपको। अब देखिए, डी विटलसी ने 5 पैरामीटर के बेस पर, जो ऊपर आपने पढ़े हैं, विश्व के 13 कृषि प्रदेश में डिवाइड किया। कितने में किया था? 13 में डिवाइड किया था, याद रखना इसको। डी विटलसी के कृषि प्रदेशों में फ्रेयर महोदय ने सुधार कर 11 प्रदेश किए। ये जरूर देखना कि डी विटलसी में किसने करेक्शन किया था? फ्रेयर ने किया था। उन्होंने कितने बताए थे? 11 बताए थे, ठीक है। अब ये कवाची ने 3 पैरामीटर अपनाए थे, रिटन केव ने कितने, थॉमसन ने कितने, हेलबर्न ने कितने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनता है तब उसके लिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि सर्वाधिक कृषि प्रदेश की संख्या कवाची ने दी थी। कवाची को साइंटिस्ट वो थे, एग्रीकल्चरल जोग्राफर, उन्होंने कितने बताए थे? 18 बताए थे, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये अगर ये 1% आपको याद कर सकते हो कि कवाची ने कौन से 3 पैरामीटर रखे, रेटिनकेव ने कौन से रखे, तो ठीक है, वरना नहीं याद होते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये याद रखना, कवाची ने सबसे ज़्यादा दिए थे, कितने? 18। और ये देखिए यहाँ पर 18 मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कोस्त्रोविकी। कोस्त्रोविकी का ये इंपॉर्टेंट है कि कोस्त्रोविकी ने विश्व में कृषि प्रदेश जो बताए थे वो किस बिहाफ पर बताए थे? सोशल वेरिएबल, ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल, प्रोडक्शन वेरिएबल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएबल। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डी विटलसी वाला है अकेला, ठीक है। फिर आता है एल्बर एडम्स और गोल्ड के अनुसार डी विटलसी द्वारा प्रस्तुत 4 घटक आधारित थे। याद होते हैं तो ठीक है, नहीं याद होते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। कैरियल एवं कैरियल ने विटलसी के कृषि प्रदेशों में संशोधन कर तकनीकी स्तर, भूमि उपयोग क्षमता को अपनाकर कृषि प्रदेशों का परिसीमन किया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरियल ने मेडिटेरियन एग्रीकल्चर को स्थान नहीं दिया क्योंकि यह कृषि भूमि उपयोग विशेषता पर आधारित न होकर जलवायु एवं क्षेत्रीय विशेषता पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए, जो 2 स्टार मैंने बनाए हुए हैं ब्लैक पेन से, अगर आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मैं इनको याद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं हो पाएगा मुझसे ये, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बार आँखों के सामने से इस तरह से गुज़ारिएगा कि हाँ, अगर जो आ गया तो मैं पकड़ सकूँ चीज़ों को, ठीक है? कर लोगे तो वेल एंड गुड। टोटली बात कहने का मतलब ये है कि कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो कोई इतना नहीं है, ठीक है? अब देखिए, पोलैंड में जिमोकोविक ने भूमि उपयोग सीमांकन करा। पोलैंड में अगर जो लैंड यूज का जो डिलिमिटेशन किया था वो किसने किया था? जिमोविस्की ने किया था। कोस्त्रोविकी का मत यहाँ पे कंफ्यूज होना, कोस्त्रोविकी अलग हैं, ठीक है। तो पोलैंड में जिमोविस्की ने भी भूमि उपयोग सीमांकन करा। वॉन रोयन टॉमसन द्वारा वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड एक्सप्लस में कृषि प्रकारों को दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट जो मैं टिक कर रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड एटलस में कृषि प्रकारों को किसने दिखाया है? वॉन रेयन और टिमोन्स ने, ठीक है। भारत में बीएल शर्मा द्वारा राजस्थान का अध्ययन कोस्त्रोवकी के एग्रीकल्चर टाइप्स पर आधारित है। कि ये वाला पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा हो सके तो, ठीक है। फिर आते हैं पापादकिस ने जलवायु विशेषता के आधार पर विश्व को संभावित शस्य प्रदेशों में विभाजित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ल्ड को एग्रीकल्चरल रीजन्स में किसने डिवाइड किया था? पापादकिस ने, लेकिन किस बिहाफ पर? क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर प्रोबेबिलिटी या क्रॉप प्रोबेबिलिटी, संभावित, संभाव्य मीन्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, तो एग्रीकल्चर प्रोबेबिलिटी और क्रॉप प्रोबेबिलिटी के बेस पर पापादकिस ने जलवायु विशेषताओं के आधार पर जो एग्रीकल्चर प्रोबेबिलिटी और या क्रॉप प्रोबेबिलिटी रीजन्स है उसमें डिवाइड किया था वर्ल्ड के, ठीक है। अब ये था आपका पार्ट 3। पार्ट 4 में हम लोग टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है।
ओके।